गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2017 का कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट M n क्रॉस n ओवर R बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्सेस विद इंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर। दिस मीन्स क्या है, n क्रॉस n के कोई मैट्रिक्सेस हैं जिनमें इंट्रीज कहाँ से है, R से, एंड यू बी सबसेट ऑफ M&R गिवन बाई दिस। कैसे है, वो सभी मैट्रिक्सेस जिनके लिए A11 प्लस A22 एंड सो ऑन ANN इक्वल टू 0। दिस मीन्स ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0 या सम ऑफ डायगोनल एंट्री 0। ट्रेस इक्वल टू 0 गिवन अपने को, राइट। देन ट्रू स्टेटमेंट इज, पढ़ते समय ध्यान रखना ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा, राइट। ये अपने को 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से ट्रू बताना है। ऑप्शन सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन करते समय ऑप्शन पर विशेष ध्यान दें। ऑप्शन पढ़ें, यू बी सब स्पेस ऑफ डायमेंशन n² - 1, यू बी ए सब स्पेस ऑफ डायमेंशन n² - n, यू इज नॉट ए सब स्पेस। तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि सब स्पेस है या नहीं है। से सिंपल है, बहुत बार किया हमने, फिर भी दोबारा कर लेते हैं किसी को ना पता तो। सब स्पेस के लिए 3 कंडीशन चेक करते हैं। एक तो 0 बिलोंग करना चाहिए। अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट है, तो W सब स्पेस कब होगा, 3 कंडीशन चेक करते हैं। ये V कोई वेक्टर स्पेस फील्ड F पे है। पहली बात, 0 एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड, A प्लस B बिलोंग्स टू W फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू W। अगर हमारे को ऐसा A और B मिल जाए जिनका सम इस W में नहीं हो, जबकि A और B W में है, दिस मीन्स वो सबस्पेस नहीं होगा, राइट। अगर है तो होगा, ये फॉर ऑल के लिए है। तीसरी कंडीशन क्या है, अल्फा A बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड F, जिस फील्ड पर ये वेक्टर स्पेस डिफाइन है, एंड फॉर ऑल A बिलोंग्स टू W। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करे तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, इसका सब स्पेस होगा। अब यहाँ देखिए अपने वाले में कौन मैट्रिक्स है, वे सभी मैट्रिक्स है जिनकी ट्रेस 0 है। चलो ले लिया हमने, 0 मैट्रिक्स ले लिया, 0 मैट्रिक्स है, उसकी ट्रेस 0 होगी। ये देखो n क्रॉस n का 0 मैट्रिक्स ले लिया, ट्रेस 0 है, सम ऑफ 0 है, इसका मतलब 0 इसमें है। सेकंड बात, A और B ले लो, कहाँ से, यूं से ले लो। चलो ले लिया हमने, A और B यूं से ले लिया। इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअली सम ऑफ डायगोनल एंट्री 0, या ऐसे भी गिवन मिल सकता है ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0। एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A B से मेंबर है, इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0 इक्वल टू ट्रेस ऑफ B, राइट, ठीक है। एंड ट्रेस ऑफ A प्लस B, ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। ये अपनी लीनियर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, ट्रेस, राइट। ये भी 0, ये भी 0। देखो A प्लस B का ट्रेस 0 है, A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, तो A प्लस B भी मैट्रिक्स होगा। दिस मीन्स A प्लस B का ट्रेस 0 है। दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू U, A प्लस B बिलोंग्स टू U। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन देखो, अपने को चेक करना है, अगर A U का मेंबर हो तो क्या अल्फा A B U का मेंबर होगा या नहीं। अल्फा कहाँ से होगा, R से, इंट्रीज कहाँ से, R से। चलो ट्रेस वाली प्रॉपर्टी देखो, ट्रेस ऑफ अल्फा A इक्वल टू अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ A, राइट। ट्रेस ऑफ A 0 है तो अल्फा इंटू 0 इक्वल टू 0। अल्फा A का ट्रेस 0 है, इसका मतलब अल्फा इसका मेंबर होगा, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, दिस मीन्स ये सब स्पेस तो होगा। ये तो डिस्कार्ड कर दो, ये अमूमन बताने वाली चीज़ नहीं है, ये तो सब लोग जानते होंगे और अमूमन करते भी हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमूमन एक क्वेश्चन कई बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ ई, ताकि आप ये चेक करना सीख जाएं। इसका बताने का मकसद है ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से हम सब स्पेस चेक करते हैं, राइट। अब ये देखो सब स्पेस होगी तो इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन का केस मैंने 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। डायमेंशन पर हर बार एक क्वेश्चन गारंटेड सर में आता है, BHC हो, CU CT हो, DU हो, IIT JEM हो, सब में आता है। और मैट्रिक्स वाला तो मैं 3-4 बार बता चुका हूँ। देखो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, जो अपने को सब स्पेस गिवन है उसका मैट्रिक्स लिख लो। क्या है, A11 A12 A1n A21 AN1। इसी प्रकार ये हो जाएगा A2n ANN। इसमें कितने अननोन वेरिएबल हैं, कितने अननोन वेरिएबल हैं,
देखो 1 2 n क्रॉस n है इसमें, n स्क्वायर इसमें अननोन वेरिएबल होते हैं, कोई भी अपना ये जनरल n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, राइट। तो n क्रॉस n या n स्क्वायर वेरिएबल होते हैं। यहाँ देखो कंडीशन क्या दे दी इसने कि a11 इनका सम 0 है, इनका सम 0 है। इसका मतलब देखो यहाँ से देखना, मैं a11 को ऐसे लिख सकता हूँ -a22 -a33 माइनस a nn। अगर हमारे पास ये वेरिएबल ज्ञात हो जाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। अरे भाई जब n-1 ही वेरिएबल ज्ञात हो जाएंगे, नॉन हो जाएंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब इसमें अननोन कितने हुए, इस डायगोनल में अननोन कितने हुए, n-1। अगर n-1 ज्ञात होंगे तो इस कंडीशन से ये n ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा, चाहे इनमें से कोई सा भी हो। अगर आपको a nn इक्वल टू ये लिख लो, a22 इक्वल टू जो रिमेनिंग है उसको उधर ले जाकर लिख लो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें n-1 क्या है, अननोन है। अगर n-1 पता लग जाएगा तो वो रिमेनिंग तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो टोटल एलिमेंट कितने थे, n स्क्वायर थे। n स्क्वायर में से देखो एक तो नॉन हो जाएगा अपने को, n स्क्वायर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ देखो n स्क्वायर तो ये है टोटल एलिमेंट है। इसमें n स्क्वायर में इंक्लूड कौन है, n स्क्वायर में वो भी इंक्लूड है कौन से, ये वाले जो डायगोनल, इंक्लूडिंग डायगोनल एंट्रीज। लेकिन डायगोनल एंट्रीज में तो एक्चुअली n-1 ही अननोन है, एक तो अपने को जो रिमेनिंग पता लगेगा तो वो भी लग जाएगा। दिस मीन्स n स्क्वायर -1 अपने पास अननोन हो गया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जो a11 है ये a22 है, a11 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, -a22 -a33 -a nn। तो देखो a11 तो यहाँ है ही नहीं ना, कितने हैं ये सभी काउंट कर लो, और ये वाला तो इसके अपने इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, राइट। तो ये ऑटोमेटिक नॉन हो जाएगा। तो डायमेंशन कितना हुआ, n स्क्वायर -1। अगर आपको कुछ और पूछ ले, और क्या पूछे, और ये देखो ये गिवन होता इसके स्थान पे तो ये वाला अपना ट्रू हो गया। ये गिवन होता a11 इक्वल टू a22 इक्वल टू a33 इक्वल टू ann इक्वल टू 0, ये गिवन होता तो क्या होता, ये सभी एलिमेंट अपने को नॉन हो गए जो डायगोनल एंट्रीज है। और डायगोनल एंट्री कितनी है, n, डायगोनल एंट्री कितनी है, n है। इसका मतलब n स्क्वायर में से कितने एलिमेंट नॉन हो गए हमारे को, वहाँ तो क्या था जो एक एलिमेंट नॉन था, लेकिन अगर ये सभी डायगोनल एंट्री 0 हो जाएगी तब हमारे पास नॉन कितने हो जाएंगे, n हमारे पास नॉन हो गए। अरे भाई सभी 0 होंगे तो 0 का सबको नॉन ही है, तो इसमें से जो नॉन है उनको घटा दो, क्या आएगा, n स्क्वायर -n। तो n स्क्वायर माइनस अब कब आएगा, जब ये सभी आइडेंटिकली 0 हो, कौन, डायगोनल इंट्रीज, राइट। तो उस केस में ये वाला अपना आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट W1 इक्वल टू दिस, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में गिवन क्या है पता होना चाहिए, एंड W2 इक्वल टू दिस। यहाँ देखो W में जो भी एलिमेंट आएगा R3 से उसका थर्ड टपल क्या होगा, 0 होगा। W2 में सेकंड टपल 0 होना ही चाहिए, गारंटेड है। देन ये पूछा है W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ R3 बट W1 यूनियन W2 इज नॉट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो अपने को चेक करना है, राइट। इनको सबको देख लेना है एक बार। अब देखो अगर W1 और W2 कोई दो सब स्पेस है तो अपने को एक थ्योरम से पता है, अपने थ्योरम प्रूव की होगी, अगर न की है तो बुक में जाकर देख लेना। W1 प्लस W2 इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ V इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ V। ये तो पूरी दुनिया जानती है, थ्योरम अपने प्रूव की होगी। तो जिस भी ऑप्शन में W1 प्लस W2 को सब स्पेस नहीं बता रखा या नोट है सब स्पेस बता रखा, उसको भगा दो या डिस्कार्ड कर दो। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये प्लस है ना जी, ये बोल रहा है W1 प्लस W2 इज नॉट सब स्पेस, इसको भगा दो। ये बोल रहा है नाइदर W1 प्लस W2 नोर ये, इसका मतलब W1 प्लस W2 को ये सब स्पेस नहीं बता रहा है, इसको भी भगा दो। होगा क्या, या तो ये होगा या ये होगा। अगर हम चेक कर लें कि W1 और यूनियन W2 ये सब स्पेस है तो हम ये लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो ये लगा देंगे, राइट। अपना काम इतना ही है। अब देखो आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 कंटेंड इन
W2 और W2 कंटेंड इन W1। कोई भी दो सबस्पेस W1 और W2 के लिए W1 यूनियन W2 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ P इफ आइदर W1 कंटेंड इन W2 और W2 कंटेंट इन W1, राइट। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम दिखा दें कि इसका एक एलिमेंट ऐसा मिले जो इसमें नहीं हो और इसका एक एलिमेंट ऐसा मिले जो इसमें नहीं हो, अपना काम बन जाएगा। चलो, एक एलिमेंट लिया हमने 1 2 0, a इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 2 0 आ गया, 1 2 0। क्या देखो ये इसमें मिलेगा क्या, दिस कांट बिलोंग W2 बिकॉज W2 में कब लाई करेगा, ये W2 में तब लाई करेगा जब इसकी सेकंड टपल क्या हो 0, और सेकंड टपल किसी भी सूरत में इसमें W1 में मेंबर है a इक्वल टू 1 लेने पर ये कब किसी भी सूरत में 2 0 नहीं हो सकता ना। इसका मतलब हमारे को एक मेंबर ऐसा मिल गया जो W1 में हो बट W2 में नहीं हो। इसका मतलब W1, दिस इम्प्लाइज W1 कांट कंटेंड इन W2। अगर हम दिखा दें इसका मतलब ये वाला तो हमने हो गया, ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं किया, अगर ये कर जाएं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको नॉट ए सबस्पेस बता देंगे। अब देखो एक मेंबर इसमें से ले लो, a बराबर 1 पुट कर दो तो क्या आएगा 1 0 -1, ये किसका लिया हमने W2 का। अब देखो सेकंड टपल कौन है 0, लेकिन W1 में थर्ड टपल, यहाँ थर्ड टपल क्या है -1, W1 में थर्ड टपल क्या होना चाहिए 0, दिस कांट बिलोंग्स टू W1 1 0 -1। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि थर्ड एंट्री है, थर्ड टप्पल है, वो तो W1 में 0 होना चाहिए, लेकिन जो हमने एलिमेंट लिया है W2 का उसमें क्या है नॉट 0 है। इसका मतलब W2 कांट कंटेन इन W1, तो नाइदर सेटिस्फाइड दिस नॉट सेटिस्फाइड दिस मीन्स दिस इज नॉट ए सबस्पेस, तो ये वाला अपना राइट हो जाएगा। ये मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं सब स्पेस वाले W1 प्लस W2, W1 यूनियन प्लस W2, मैंने पिछले क्वेश्चन किए हैं, सब में देखना हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है, और कुछ मिले या नहीं मिले, ये W1 यूनियन W2 हर बार गारंटेड मिलता है। इसके लिए एक ही चेक कर लें, ये वाली कंडीशन, ये ऑलवेज सब स्पेस नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है जब या तो ये इसमें कंटेन करे या ये इसमें कंटेन करे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट ए सब स्पेस, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 फाई बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट एफ जी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ इंटू जी डी एक्स। ये अपने को इनर प्रोडक्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइन अपने को किया हुआ है। देन एंड f इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ x एंड g इक्वल टू cos साइन ऑफ x। देन f और g टू फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन है 0 पाई पे, दिस मीन्स f और g बिलोंग्स टू v, राइट। देन अपने को f और g के बारे में पूछा है कि f एंड g आर ऑर्थोगोनल बट नॉट li, f एंड g आर ऑर्थोगोनल बट li, f एंड g आर li लीनियरली इंडिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है अब्रीविएशन लीनियर इंडिपेंडेंट, यहाँ IPS मीन्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। F एंड G आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट नॉट ऑर्थोगोनल, F एंड G आर नाइदर लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉर ऑर्थोगोनल। तो देखो ऑर्थोगोनल होता क्या है, बहुत बार बार नाम आ रहा है ऑर्थोगोनल, मैंने बताया भी होगा, फिर से बताता हूँ। अगर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 0 हो फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू y बिलोंग्स टू v, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा। अगर वो सेट है, जैसे मान लो ऐसा कोई सेट है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, कोई सेट है किसका v का, x बराबर नॉट इक्वल टू y। अगर कोई सबसेट के कोई भी दो मेंबर उठाए डिस्टिंक्ट, उनका इनर प्रोडक्ट 0 मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं, वो सेट एस क्या है ऑर्थोगोनल सेट है। अगर हमारे को दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए डिस्टिंक्ट जिनका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा सेट ऑर्थोगोनल नहीं होगा। एक्स और वाई ऐसे मिल जाए जिसका इनर प्रोडक्ट 0 है तो एक्स और वाई क्या होंगे ऑर्थोगोनल, अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो नॉट ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एफ और जी का
इनर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, देखो एफ जी तो कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, 0 टू पाई कोस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स, 2 से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 1/2 0 टू पाई 2 कोस एक्स साइन एक्स, क्या आएगा साइन ऑफ 2x dx, दिस इक्वल टू माइनस 1/2 कोस ऑफ 2x/2 0 टू पाई साइन 2x का माइनस कोस 2x/2, दिस इक्वल टू माइनस 1/2 कोस 2 पाई 1/2 माइनस साइन 0 1/2, दिस इक्वल टू 0। एफ और जी का प्रोडक्ट क्या आ गया 0, इस मीन्स ऑर्थोगोनल तो होगा। तो जिस भी ऑप्शन में ऑर्थोगोनल नहीं बता रहा है उसको भगा दो, नोट ऑर्थोगोनल ये गया, और कहाँ है नोट ऑर्थोगोनल ये गया। अब देखो अगर हम एफ और जी की लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन चेक कर लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक, अब देखो एफ और जी क्या है, दोनों नॉन जीरो है। एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलती है, नॉन जीरो सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज एल आई या ऑर्थोगोनल सेट विच कांट कंटेन या विच इज नॉट कंटेनिंग जीरो, ऑर्थोगोनल सेट नॉट कंटेनिंग जीरो इज ऑलवेज एल आई। नॉन जीरो बहुत जरूरी है, जो भी अपना ऑर्थोगोनल सेट है अगर वो नॉन जीरो मेंबर है उसमें अगर कोई भी मेंबर जीरो के इक्वल नहीं है तभी एल आई हो सकता है। अगर जीरो हो गया, ऑर्थोगोनल सेट में जीरो मिल गया तो वो एल आई कभी नहीं होगा। एफ और जी क्या अपना, एफ और जी साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स, राइट, दिस मीन्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो भी है और ऑर्थोगोनल भी है, दिस मीन्स क्या होगा एल आई। तो एफ एंड जी आर ऑर्थोगोनल एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और पूछ सकता है, वो क्या, ऑर्थोनॉर्मल। ये तो आपने पढ़ा था ऑर्थोगोनल, एक होता है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, ये तो हुई डिस्टिंक्ट के लिए तो क्या हो जीरो हो, लेकिन सेम के लिए क्या होना चाहिए 1। एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट एस। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स क्या है ऑर्थोनॉर्मल है, जो भी ये सेट होगा अपना एस ये क्या होगा ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अगर वो पूछे तो आप एफ की कंडीशन चेक करके पता लग लेना कि एफ का आपके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होता है एंड जी का जी के साथ क्या होता है, वो आगे की बात है, लेकिन उसको भी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ उसको, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट बी इक्वल टू दिस, ये कोई सेट ऑफ मैट्रिक्सेस है 2x2 वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्सेस ओवर आर। डब्ल्यू इक्वल टू दिस, ये अपना सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। टी को ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया किससे, इससे इस पर, दिस मीन्स मैट्रिक्स को किस पे ले जा रहा है, मैट्रिक्स को पॉलिनोमियल पे ले जा रहा है। टी ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू दिस, इस प्रकार अपने कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है। पूछा है नल स्पेस ऑफ ए, इससे डरावना क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देगा और इससे सरल क्वेश्चन भी आज तक नहीं देगा। डरावना है बट बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा डरावना इसलिए दिया है ताकि स्टूडेंट देखते इसको भाग जाए। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा नहीं उसको, वो तुरंत भाग जाएगा। जबकि जो डरावने क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उसका विषय ध्यान रखें आप। देखो नल स्पेस ऑफ ए, क्या पूछा अपने को, नल स्पेस ऑफ, सॉरी ये होना टी होना चाहिए, टी है, नल स्पेस ऑफ टी। अरे भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है तो उसी का होगा। नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल स्पेस ऑफ टी, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, वो सभी एक्स जिनके लिए टी एक्स इक्वल टू जीरो हो। तो वो सभी एक्स जिनके लिए टी एक्स जीरो हो, टी एक्स क्या है ये वाला जीरो हो, तो देखो कौन जीरो होगा, ए प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा। इसका मतलब जो सभी कोफिशिएंट है वे जीरो होंगे। तो कर दूं एक्स सच दैट ए प्लस बी बराबर जीरो, बी माइनस सी बराबर जीरो, सी प्लस डी बराबर जीरो, राइट। बी बराबर क्या आएगा, बी इक्वल टू देखो माइनस ए, और बी बराबर क्या आ रहा है, या सी देख लो,
सी बराबर क्या आएगा बी, सी बराबर बी एंड बी बराबर माइनस ए, डी बराबर क्या आएगा माइनस सी, डी बराबर माइनस सी और माइनस सी बराबर ए। तो देखो जो भी ए बी आएगा उसमें एक्स के स्थान पे क्या आएगा अपना मैट्रिक्स, एक्स के स्थान पे अपना मैट्रिक्स कर लो ये वाला, इसको हमने एक्स मान लिया। तो वो सभी एक्स जिनके लिए ये जीरो, इसका मतलब देखो ये जीरो तो बी बराबर माइनस ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिख लो, बी क्या होना चाहिए माइनस ए, ये लो माइनस ए, सी बी क्या होना चाहिए माइनस ए, तो बी बी माइनस ए, सी बी माइनस ए, डी बी क्या होना चाहिए डी ए होना चाहिए। तो देखो ए को ले लो बाहर, ए को बाहर लिया तो क्या आएगा, ए को हम बाहर ले लें तो 1 -1 -1 1, कौन से में आ रहा है 1 -1 -1 फर्स्ट वाले में आ रहा है। क्या किया कुछ नहीं किया, मैक्सिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। पता लग गया, पूछना क्या नल स्पेस टी, तो नल स्पेस टी मीन्स ऑल दोज एक्स या मैट्रिक्स, या बोल सकते हो मैट्रिक्स बोल सकते हो इसको ए सच दैट टी ऑफ ए बराबर 0, क्योंकि मैट्रिक्स टाइप का है। ठीक है, तो ये ऑल सभी ए जिसके लिए ये सब 0 राइट, ठीक है, ये सभी ऑल दोज ए इनके लिए ये 0। इसका मतलब ए में कौन कौन आएंगे, ए में जो एंट्रीज होगी, ए की एंट्रीज क्या है ए बी सी डी, ये हम लेकर चले हैं राइट, जो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था अभी, ये 0 होगा तो इसकी ये कोफिशिएंट 0 होंगे, कोफिशिएंट 0 हो गए तो कोफिशिएंट की एक दूसरे के टर्म में वैल्यू रख ली हमने, वो इसमें लिख दी, क्या क्या आएगी, ये क्या आया नल स्पेस ऑफ ए की एंट्रीज आ गई, नल स्पेस ऑफ ए में इस टाइप की एंट्रीज होगी, ए को बाहर ले लो और ये अपना आ गया, सिंपल सा है, बड़ा 30 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। आपको इस टाइप का और भी क्वेश्चन मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी अमूमन आता है, नेट में भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है इस टाइप का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू दिस, अपने को 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3i इक्वल टू, हाँ इसका अपने को डिटरमिनेंट पूछा, इनमें से कौन सा होगा। बड़ा मामला टेढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखा पहले हमने, कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल जैसा लग रहा है, लेकिन ये कैसे होगा ये भी नहीं पता। चलो, तो मैंने क्या बताया था आपको, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल से रिलेटेड हो सकता है। और 2x2 का मैंने कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल ऑफ 2x2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स इन प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 राइट, ये क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस मीन्स ये ए स्क्वायर ए को सेटिस्फाई करेगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ये वाला अपने काम का है। अब देखो इसकी मदद से, ए की मदद से ये वाला निकाल लो, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 1 + 4 5 माइनस 5 ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 - 6 -2 -2i इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब क्या करें, मामला फिर से गड़बड़। अब चेक करते हैं कि ये किसके इक्वल आता है, ये जिसके इक्वल आएगा उसका देख लेंगे हम, किसके इक्वल आएगा। देखो a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3i किसके इक्वल आएगा। देखो a³ यहाँ से a कॉमन लो, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस 5i, या सॉरी हाँ एक बार प्लस 5i लिख लो प्लस 3i, ऐसा लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 6 है तो 5a माइनस a। थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा इसका स्वरूप चेंज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज नहीं करूँगा, प्लस माइनस की गड़बड़ करूँगा। देखना माइनस 5a माइनस 2i माइनस a प्लस 7i, नॉर्मल सा चेंज किया। क्यों किया है, इसके इक्वल लाने के लिए, तो जोड़ तोड़ के हम इसके इक्वल ले आए। देखो माइनस 6 है तो माइनस 5 है माइनस a प्लस 5i है तो 7i माइनस 2i प्लस 5i हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये वाला अपना 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a माइनस a प्लस 7i प्लस
3i। दिस इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 3i। फिर से देखो माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर को उधर ले जाओ तो माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 5a माइनस 2i। किसकी वैल्यू रखी है हमने ना, माइनस 7a प्लस 3i। दिस इज नथिंग बट 7 और 5, ये प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट को देखते हैं। ये देखो प्लस है, ये प्लस 7i है, गलत तो नहीं है ना, प्लस 7a हो गया तो ये प्लस 7a, तो 5a सॉरी 7a माइनस 5a 2a, 3i माइनस 2i तो प्लस i, 2a प्लस i, इसको 2 से गुणा कर दो और i जोड़ दो, 2 क्या आएगा 2 4 6 8 प्लस 1 0 0 1, ये जोड़ दो क्या आएगा 3 4 6 9 3 4 6 9। ठीक है, अब देखो इसका डिटरमिनेंट मीन्स इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 9 27, 27 माइनस 24 कितना 3, 27 माइनस 3 27 माइनस ये 24 3 कितना आएगा 3। नॉर्मल सा लेंदी है लेकिन इतना गारंटेड है, अगर लगाने बैठ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन डीयू में अमूमन आते हैं, राइट। हमने सर 2015 का डिस्कस किया था, 16 का, उसमें भी ऐसा भी कुछ था, राइट। तो इसको विशेष ध्यान रखें। और देखो और क्या पूछ सकता है इसे, आपको ट्रेस पूछ सकता है कि इसका ट्रेस क्या होगा। तो इसका ट्रेस तो देखो क्या होगा 9 प्लस 3 कितना होगा 12 है, तो ट्रेस ऑफ दिस इक्वल टू 12 है। और डिटरमिनेंट पूछ लिया, ट्रेस पूछ लिया, और तो क्या पूछेगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए थीटा इक्वल टू दिस, अपने को 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, वायर थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 to 2 पाई, ओपन है ये ध्यान रखना। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अपने को ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, फाल्स वन समझ बैठना। ए थीटा हैज आइगन वेक्टर इन R2 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ए थीटा डजंट हैव आइगन वेक्टर इन R2 फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू दिस। थर्ड बोल रहा है ए थीटा हैज आइगन वेक्टर्स इन R2 फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ थीटा। ए थीटा हैज आइगन वेक्टर्स इन R2 फॉर एग्जैक्टली टू आइगन वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 to 2 पाई। क्या करें बताओ, पहला काम क्या है आइगन वैल्यू निकालना। अगर आइगन वैल्यू रियल होगी तो ये इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी रियल होगा। चलो हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो 2x2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ये अक्ष स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा 2 cos थीटा एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दिया। जो भी आइगन वैल्यू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट। और कैरेक्टरिस्टिक रूट किसके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। दिस मीन्स इसके जो भी रूट होंगे वो क्या होंगे, आइगन वैल्यू। देखो रूट क्या आएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac 4 अपॉन 2a, तो ये 2 क्या आया cos थीटा प्लस माइनस 4 बाहर आ गया तो 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, राइट। तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा, दिस इक्वल टू कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, या e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा। ये अपने पास क्या आ गई, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो लेकिन ये तो क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये तो कॉम्प्लेक्स बन गई। अपने को किसके बारे में पूछा है, रियल आइगन वेक्टर के लिए। देखो आइगन वेक्टर इन R2, आइगन वेक्टर R2 में कब होंगे,
जब करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू रियल होगी। अरे भाई रियल आइगन वेक्टर R2 में होने के लिए इसकी आइगन वैल्यू किस में जरूरी होनी चाहिए, रियल में। तो ये रियल कब होगा, e की पावर आइटा थीटा प्लस माइनस आइटा थीटा बिलोंग्स टू R फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। दिस मीन्स ये किसका मेंबर होना चाहिए, R के लिए, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अगर ऐसा पॉसिबल हो तब तो हम बोल सकते हैं कि आइगन वेक्टर होंगे वो R2 में होंगे। अगर आइगन वैल्यू रियल नहीं होगी तो आइगन वेक्टर भी R2 में नहीं होगा। तो देखो ये e की पावर आइटा थीटा प्लस माइनस आइटा थीटा ये रियल कब होगा, जब साइन थीटा अपना 0 हो जाए। तो ये केवल रियल पार्ट बचेगा, कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। ये वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये वाला रियल पार्ट। अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। ठीक है, अब देखो 0 to 2 पाई के बीच में साइन थीटा कहाँ 0 हो रहा है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। देखना 0 to 2 पाई के बीच में यहाँ से गया, हाँ। अब देखो 0 to 2 पाई ओपन है ना, यहाँ देखो ओपन। इसका मतलब इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। 0 से 2 पाई के बीच में ये साइन थीटा कितने टाइम 0 हो रहा है, कितने टाइम, देखो यहाँ से चलो, यहाँ 0 हो रहा है और कहीं भी 0 नहीं हो रहा है ना। थीटा इक्वल टू π/2 पर केवल ए की वैल्यू के लिए ओपन 0 to 2 पाई, केवल थीटा की ए की वैल्यू π/2 के लिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दिस मीन्स थीटा की इक्वल टू π/2 के लिए अपना जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे x इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा प्लस 0 कोस थीटा माइनस 0, या कोस थीटा लिख सकता हूँ। रियल आइगन वैल्यू मिल गई, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे वो रियल मिलेंगे, राइट। तो देखो किसके लिए, थीटा इक्वल टू ओनली π/2 के लिए। तो थीटा की कितनी वैल्यू के लिए अपने को ये मिला, एग्जैक्टली 1 के लिए। तो देखो थीटा हैज आइगन वेक्टर्स इन R2 फॉर एग्जैक्टली 2, सॉरी 1 वाला देखो 1 कहाँ गया, ये वाला। ए थीटा हैज आइगन वेक्टर्स इन R2 फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू दिस। अगर ये होता अपना क्लोज 0 होता तो क्या होता, ये क्या होता, क्लोज 0 होता, क्लोज 2 पाई। तो क्या होता, इस पर भी 0 हो जाता, इस पर भी 0 हो जाता और इस पर भी 0 हो जाता, तो मामला थोड़ा अलग होता, राइट। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आसानी से हल कर सकते हैं। DU 2017 में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से, 6 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।